बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 11 थर्मोकेमिस्ट्री और इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ रहा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। इसको थोड़ा सा डिफाइन करना है आपने और साथ में आपने प्रेशर वॉल्यूम वर्क जो है वो भी थर्मोडायनेमिक इक्वेशन को यूज़ करते हुए एक्सप्लेन करना है। सीधा आगे पेज नंबर 223 पे काम किस तरीके से करना है पहले इसको समझ लीजिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है इसकी आप हेडिंग पुट करेंगे। हेडिंग पुट करने के बाद आपने क्या करना है, सेकंड हेडिंग डालनी है इंट्रोडक्शन की, जिसमें आप बताते हो कि ये कब इंट्रोड्यूस हुआ है। तो बस ये एक लाइन लिख दीजिएगा, दिस कॉन्सेप्ट वाज इनिशिएटेड बाय J.R. मेयर से लेके 1847 तक। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट को प्रॉपर तरीके से लिखिएगा, जैसा मैं हमेशा आपको कहती हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक है स्टूडेंट्स। इसमें 2 स्टेटमेंट हैं, तो आप चाहें तो अपनी आसानी के लिए एक भी लिख सकते हैं। मैं दोनों आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पर। पहली चीज़ तो इसने ये कहा है कि चाहे कोई फिज़िकल प्रोसेस हो चाहे केमिकल प्रोसेस हो, जो ओवरऑल एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम की वो हमेशा कांस्टेंट होती है। ये वाला स्टेटमेंट जो है ये भी फर्स्ट लॉ का है। और दूसरा स्टेटमेंट जो है जो बहुत ज़्यादा फेमस है वो क्या है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नो बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो जो ओवरऑल रिएक्शन की जो हीट एनर्जी है वो क्या रहेगी, सिस्टम में कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, इन दोनों में से चाहें आप तो दोनों ही लिख दीजिए, वरना कोई एक लिख दीजिएगा। अब आ जाइए, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होता है कि इस स्टेटमेंट में जो बात बोली जा रही है वो है क्या। ठीक है, इसको देख लीजिए नेक्स्ट पेज पे। पेज 224 पर आप आ जाओगे। सीधा इसके बाद एक छोटी सी हेडिंग डालोगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इसके बाद यहाँ से मार्क कीजिएगा कंसीडर अ सिस्टम से लेके यहाँ तक E2 - E1 तक। ठीक है, अच्छा अब इसको बता दूँ मैं आपको कि होता क्या है। फर्स्ट कर लीजिए आप एक सिस्टम जो है इसको कंसीडर कर रहे हैं जिसमें इनिशियल इंटरनल एनर्जी E1 है। ठीक है, बिफोर स्टार्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। जो अपनी कह लीजिए कि रिएक्टेंट के जो कंटेंट्स हैं इनकी इंटरनल एनर्जी कितनी होती है, E1। जैसे ही आप इसको क्यों हीट सप्लाई करते हैं ना, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, वो कुछ वर्क डन करता है। इस वर्क डन को आप W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एट द सेम टाइम जैसे ही कुछ वर्क डन होगा तो जो रिएक्टेंट है इनकी जो हीट कंटेंट है, इनकी जो इंटरनल एनर्जी ये चेंज हो जाएगी। ये किस में चेंज हो जाएगी, E1 से E2 में हो जाएगी। तो ओवरऑल क्या होता है कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर हो जाती है, E2 - E1। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो आपसे क्या कहता है कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर है, जो आपने हीट सप्लाई की थी Q प्लस W, यानी कि जो वर्क डन उसकी अगेंस्ट में हुआ था। तो ये जो है फर्स्ट एक्सप्रेशन कहलाती है थर्मोडायनेमिक की। ये हमने आपको यहाँ से यहाँ तक एक्सप्लेन कर दी, यही आप एज इट इज़ लिखेंगे। अब इसने इस क्वेश्चन में पूछा था आपसे कि अगर प्रेशर वॉल्यूम वर्क है तो ये किस तरीके से होगा। इसको देख लें, यहाँ से आप मार्क करेंगे सबसे पहले प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन से। उसके बाद कंसीडर अ गैस से लेके पूरा यहाँ तक लिखेंगे और ये डायग्राम बनाएंगे आप। अब इस वाली बात को समझ लीजिए, इसमें इसने कहा क्या चीज़ कही है। फर्ज कर लीजिए आपके पास एक गैस मौजूद है एक सिलेंडर में, इसके ऊपर आपने एक पिस्टन अप्लाई कर दिया है। ठीक है, और इस पिस्टन के ऊपर आपने एक नेग्लिजिबल वेट रख दिया जिसका वज़न समझ लीजिए ना होने के बराबर है। ये जो पिस्टन लगा हुआ है ये फ्रिक्शन लेस है, यानी फ्रिक्शन इसमें काउंट नहीं होगा और साथ में ये मूवेबल भी है, यानी अगर थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई किया जाएगा तो ये मूव कर सकता है। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है, A है। अब होता क्या है, यहाँ पे हम सबसे पहले जो चीज़ कांस्टेंट कर देते हैं वो होता है हमारे पास प्रेशर। ठीक है, अच्छा जैसे ही हम प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं तो अगर आप ज़रा सी भी फोर्स अप्लाई करेंगे ना गैस पे तो होता क्या है कि पिस्टन जो है वो थोड़ा सा मूव करता है। फर्ज कर लीजिए कि पहले पिस्टन जो है फर्स्ट डायग्राम में फ़र्ज़ कर लीजिए इसकी हाइट h1 थी। तो जैसे ही आपने थोड़ी सी भी फोर्स अप्लाई की एज अ रिज़ल्ट गैस जो है वो थोड़ी सी एक्सपेंड होती है। थोड़ा सा पिस्टन जो उसने मूव करना होता है, अब जो उसकी हाइट है वो कितनी हो जाती है, h2 हो जाती है। इसका मतलब वर्क डन जो है वो किसके बराबर होता है, आपने जो फोर्स अप्लाई की है, जो गैस के पार्टिकल्स ने अपनी फोर्स अप्लाई की, ठीक है, वो मल्टीप्लाई बाय H2 - H1। ये H2 क्या था, ये फाइनल हाइट था, H1 क्या है, ये इनिशियल हाइट है। अब होता क्या है कि आपको पता है कि यहाँ पर जो आप प्रेशर आमतौर पर कहीं पर भी काउंट करेंगे तो उसका एक जनरल फार्मूला होता है, प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के। यहाँ से आप फोर्स जो है इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, ए यहाँ पी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा फोर्स के, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस वाली एफ़ की जो वैल्यू उठाकर आप सीधा इस इक्वेशन में पुटअप कर दीजिए। डब्ल्यू किसके बराबर हो जाएगा, -PA। अच्छा H2 - H1 किसके बराबर हो जाता है, चेंज इन हाइट
हाइट के, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ होती है वो क्या होती है, आपको पता है कि जब भी एरिया को आप मल्टीप्लाई करते हैं चेंज इन हाइट के, तो ये रिप्रेजेंट हो जाती है डेल्टा वी यानी चेंज इन वॉल्यूम। तो ये जो ए इंटू डेल्टा एच का प्रोडक्ट है ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा वी के बराबर। इसका मतलब जो वर्क डन आपने किया ये किसके बराबर हो जाएगा, जो भी प्रेशर है उसकी नेगेटिव वैल्यू मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वॉल्यूम के, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने पूरा प्रॉपर तरीके से मार्क कर देना, एक्सप्लेन भी मैंने आपको कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसकी तरफ मूव करते हैं हम, पेज नंबर 226 पर आ जाएंगे आप सीधा। इसने क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जो थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है फर्स्ट, उसकी एप्लीकेशन आपको बतानी है। दो कंडीशंस है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम की है, दूसरी कांस्टेंट प्रेशर की है। तो सबसे पहले तो मेन हेडिंग डलेगी एप्लीकेशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। एक लाइन आप लिखेंगे थोड़ी सी, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज एप्लीकेबल टू प्रोसेस, यहाँ से लेके कांस्टेंट वॉल्यूम तक। उसके बाद फर्स्ट हेडिंग पुट करोगे द प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो स्टूडेंट्स इसमें एक बात याद रखिएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब होता है कि ये जो डेल्टा वी है ये आपके पास ज़ीरो है। तो जब भी चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो होता है इसका मतलब कोई भी वर्क डन जो है ना वो नहीं हो रहा होता। आपको पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब वर्क डन यहाँ पर क्या हो गया, ज़ीरो। इसका मतलब जो डेल्टा ई है ये किसके बराबर हो जाता है, क्यू के। तो इन सिंपल जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ये बराबर हो जाएगी जो हीट आपने सप्लाई की एट कांस्टेंट वॉल्यूम के, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इसको मार्क कर देना है। जो दूसरी हेडिंग है वो है प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसमें आपको पता है कि जब प्रेशर जो है आप कांस्टेंट रखेंगे तो इस वक्त सबसे पहले जो फर्स्ट आपके पास इक्वेशन है वो क्या होती है, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्यू पी माइनस पी इंटू डेल्टा वी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपने क्या करना है कि डेल्टा ई को ऐसे ही अपनी जगह रख देना है, ठीक है। और क्यू ये जो माइनस पी इंटू डेल्टा वी है ये यहाँ पर माइनस के साइन के साथ है, इस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो इस तरीके से क्यू पी किसके बराबर हो जाता है, डेल्टा ई प्लस पी इंटू डेल्टा वी के। अब होता क्या है कि जो डेल्टा ई है ये इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। तो ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है आपने क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है E2 माइनस E1 से। और जो चेंज इन वॉल्यूम है ये बराबर हो जाएगा V2 माइनस V1 के। तो अब क्या होगा, आपने इस वैल्यूज़ को सबसे पहले क्या करना है, एक्सपेंड करना है। आपने QP को एज इट इज़ रखा, डेल्टा ई की जगह आपने लिखा E2 माइनस E1 प्लस P का साइन एज इट इज़ डेल्टा V की जगह आपने लिखा V2 माइनस V1। अब आप क्या करेंगे, PV2 और PV1 ये दोनों फैक्टर भी मल्टीप्लाई होंगे। नेक्स्ट इक्वेशन में आप क्या करेंगे, 2 वाली टर्म्स एक जगह कर देंगे, 1 वाली टर्म एक जगह कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, इसको E2 एज इट इज़ है, ये वाला प्लस का साइन PV2 एक जगह आ गया। उसके बाद ये वाला माइनस आप सेंटर में रखें, ये E1 अपनी जगह है, उसके बाद प्लस का निशान और ये क्या हो जाएगा PV1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपके पास E2 प्लस PV2 बराबर होता है H2 चेंज इन एंथैल्पी और ये H1 के बराबर हो जाएगा। तो QP ओवरऑल किसके बराबर है, H2 माइनस H1। इसको इन शॉर्ट करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, डेल्टा H के। बिल्कुल नेक्स्ट पेज में ये लिखा हुआ है, देखें। तो 227 पे इस क्वेश्चन का एंड हो जाएगा। आपके पास जो आपने हीट सप्लाई की थी और आपके पास जब प्रेशर कांस्टेंट था तो इसमें जो सप्लाइड हीट थी वो किसके बराबर हो गई थी, डेल्टा एच के। यहाँ तक इस इक्वेशन को कंप्लीट कर लें आप। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका एप्लीकेशन वाला ये भी कंप्लीट हो जाता है जिसमें इसने आपको दोनों कंडीशंस बताई थी, ठीक है। समझने वाली बात थी, वरना लिखने वाला इतना मटेरियल इसके अंदर मौजूद नहीं था क्वेश्चन नंबर 2 में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हेस लॉ से रिलेटेड है, 227 पर मौजूद है, ठीक है। आपने हेस लॉ जो इसको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इंट्रोडक्शन की हेडिंग डालनी है और उसके बाद यहाँ से लेके JH हेस से लेके पूरा एंथैल्पी सबमिशन तक इसका इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर आ जाएं आप। अब आपने स्टेटमेंट देना है, पेज नंबर 228 पर मौजूद है स्टेटमेंट। दिस लॉ स्टेट्स दैट से लेके पूरा यहाँ तक, ठीक है। प्रॉपर स्टेटमेंट दीजिएगा, समझा देती हूँ मैं आपको क्या कहता है ये।
ये कहता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन चाहे सिर्फ वन स्टेप में हो, यानी कि रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, या मल्टीपल स्टेप्स में हो। यानी फर्स्ट कर लीजिए कि रिएक्टेंट जो है वो पहले इंटरमीडिएट 2 या 3 स्टेट्स में जाता है, फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। दोनों सूरत हाल में जो नेट एंथैल्पी चेंज है ना वो सेम रहेगी। इस वाली बात को आपने समझना कैसे, देख लीजिए कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिएक्टेंट है ए, मैंने क्या करना है, इससे कन्वर्ट कर दिया प्रोडक्ट में। तो अभी जो चेंज इन एंथैल्पी नोटिस की थी वो कितनी थी, डेल्टा एच थी। ये फर्स्ट पाथ हो गया, यानी पहला केस हो गया। सेकेंड केस क्या हो सकता है कि मेरे पास ये है रिएक्टेंट्स। अब होता क्या है कि मैंने इसको थोड़ी सी हीट सप्लाई की, ये अपनी ओरिजिनल स्टेट से एक इंटरमीडिएट स्टेज में आ गया है एक्स में। अभी जो चेंज इन एंथैल्पी है वो क्या है, डेल्टा एच वन है। थोड़ी देर के बाद ये एक्स जो है ये वाई में कन्वर्ट होता है, चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच टू हो जाती है। फिर ये वाई जेड में कन्वर्ट होगा तो डेल्टा एच थ्री हो जाएगी। अब जो आपके पास पाथ नंबर 2 में जो चेंज इन एंथैल्पीज़ हैं वो किस किस के बराबर हो जाएंगी, डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री। तो अब होता क्या है कि जो डेल्टा एच है और ये जो इतने सारे सबमिशन ऑफ डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री हैं, दोनों की जो ओवरऑल वैल्यू है जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आएगी, इक्वल आएगी। यही लॉ क्या कहलाता है, हेस लॉ। तो जहाँ पे आपने एक्सप्लेनेशन की हेडिंग डाली है, ये पूरी बात जो मैंने भी आपको समझाई है एज इट इज़ यहाँ लिखी हुई है। लेट अस सपोज से लेकर यहाँ तक आ जाइएगा, ठीक है। और ये वाली जो डायग्राम है ये आपने ड्रॉ कर देनी है। तो ये वाली जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी हेस लॉ वाली, ये भी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन है ये मेरे पास पेज नंबर 222 पे मार्क करवा देती हूँ मैं, फिर समझा दूँगी आपको। इसमें इसने एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में आपसे सवाल किया है और साथ में आपसे कहा है कि एनर्जी डायग्राम के अगेंस्ट में ना आपने ये बातें एक्सप्लेन करनी है। पहले तो मार्क कर लीजिए, लिखेंगे कहाँ से, फिर मैं आपको समझा भी देती हूँ। पहले आप हेडिंग पुट करोगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, यहाँ से लिखोगे इन द कोर्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन से लेके नेगेटिव साइन तक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आप पुट करेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन की, इन द रिएक्शन मोर एनर्जी, यहाँ से लेके नेक्स्ट पेज पे देखें, पेज 223 पे आ जाएंगे आप, यहाँ तक मार्क करेंगे पॉजिटिव साइन तक, ठीक है। उसके बाद ये वाली दोनों डायग्राम्स हैं, ये हैं आपकी। आप समझ लीजिए होता क्या है, बिल्कुल आसान ज़बान में आपको समझाती हूँ मैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं कि जब भी ये प्रोसेस्ड होते हैं तो सराउंडिंग जो है ये हीट अप हो जाता है। इस तरह के जितने भी रिएक्शन होते हैं ना जिसमें सराउंडिंग बिल्कुल हॉट हो जाता है, इसमें जो डेल्टा एच की वैल्यू होती है ये हम हमेशा किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव साइन के साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं कि जो अपने सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और इसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि ये खुद इटसेल्फ जब प्रोसेस्ड होते हैं ना तो साथ में मतलब जो भी बीकर होगा आपका या कंटेनर होगा जहाँ आप ये काम कर रहे होंगे वो बिल्कुल ठंडा हो जाता है, ठीक है। आपको बिल्कुल फील होगा कि नहीं इसका जो टेम्परेचर है ये इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से डाउन है, ठंडा है ये। और इसमें जो डेल्टा एच की वैल्यू होती है ये हमेशा पॉजिटिव लिखी जाती है, ठीक है। ये तो बात हो गई डेफिनेशन वाइज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होते हैं। एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड और एंडो का मतलब होता है इनसाइड। थर्मल का लफ्ज़ जो है वो हीट से निकला होता है, ठीक है। अब आप इस फिगर को देखिए, सबसे पहले ये फर्स्ट फिगर है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए होता क्या है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिएक्टेंट जो है इनके रिएक्टेंट की जो स्पीशीज़ है इनके बीच में जो केमिकल बॉन्ड है ना इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो जब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो इससे चाहिए क्या होता है कि ये अपनी कुछ एनर्जी रिलीज़ करे। जब ये एनर्जी रिलीज़ करेगा तभी कहीं जाके इसकी जो एनर्जी है वो इस काबिल होती है कि जो प्रोडक्ट के केमिकल बॉन्ड है उसकी एनर्जी के इक्वल हो जाए। इस बात को इस तरह समझ लीजिए, आपके फ़र्ज़ कर लीजिए कहीं पे 100 किलो जूल है और जो प्रोडक्ट बनने वाला है आपके पास वह 70 किलो जूल का, तो जो एक्स्ट्रा 30 किलो जूल है वो क्या होगा, रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो रिएक्टेंट जो है इसकी जो केमिकल बॉन्ड एनर्जी ये ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू द प्रोडक्ट। तो समराइज़ करने के लिए मैंने यहाँ पर पेंसिल से लिख दिया, आप भी चाहें तो अपनी डायग्राम में लिख सकते हैं कि रिएक्टेंट केमिकल बॉन्ड एनर्जी इज़ ग्रेटर देन प्रोडक्ट। इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी कम है, तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज़ करेगा तो प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है। दूसरी डायग्राम देखो, ये होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन की, ये बिल्कुल इन्वर्ट होगी। यानी इसमें जो रिएक्टेंट है इसकी जो केमिकल बॉन्ड एनर्जी होती है कम होती है, इसको सराउंडिंग से कुछ हीट एब्जॉर्ब करनी होती है, एब्जॉर्ब करने के बाद ही इस काबिल होता है कि प्रोडक्ट जो है उसकी
केमिकल एनर्जी तक जा सके तब कहीं जाके प्रोडक्ट बनती है। इस वाली बात को ऐसे समझ लीजिए कि 70 किलो जूल है और बनाना क्या है आपको 100 किलो जूल। तो रिक्वायरमेंट किसकी है 30 किलो जूल की। वो 30 किलो जूल कहाँ से आएगा, आपको सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिएक्टेंट की जो केमिकल एनर्जी है बॉन्ड्स की वो कम है और प्रोडक्ट की ज़्यादा है। तो ये पहले एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि इनमें एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, रिलीज होती है, तो इसीलिए इसका साइन क्या होता है माइनस। एंडोथर्मिक रिएक्शन में एक्स्ट्रा एनर्जी तो होती नहीं, इसको तो सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करनी होती है। तो इसी वजह से ये जो एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर प्रोडक्ट बनाता है, तो इसकी जो डेल्टा एच की वैल्यू होती है वो किस में आती है, प्लस में, यानी इसको रिक्वायर्ड है। तो आई होप सो कि ये जो वीडियो है ना ये आपके लिए थोड़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी। चैप्टर नंबर 11 जो है ये मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। इसमें सेल्फ असेसमेंट भी है, शॉर्ट भी थे, लॉन्ग भी थे। होपफुली आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। अच्छे लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।